हमारे साथ संवाद कर रहे हैं विनोद जी, जिनको आपने बहुत सारे एड सीरीज फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान मिली पंचायत के जरिए। तुम बांस काट के ले आओ, बांस मोटा वाला। ठीक। तो का गुंडा ही चल रहा है। पहले तो मैंने काम शुरू किया एज ए लिफ्ट मैन। लिफ्ट ये चलाता किस था। उम्र में? 17 साल का था कुछ मैं, तभी से शुरू किया। मेरे माँ को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, लास्ट स्टेज वाला, और उसके 16 कीमोथेरेपीज मैंने की। तो पर कीमोथेरेपी मुझे 21,000 पड़ते थे, और काम भी उतना था नहीं मेरे पास। उसी दौरान मुझे शूट पे भी जाना पड़ रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ, कॉमेडी सीन करने पड़ रहे हैं। एक हफ्ते पहले ध्यान के एक सीन आया था मेरे पास, मुझे कॉमिक करना था। उसमें करना है, क्या करें, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे करना ही है क्योंकि काम है, करना है। कर लिया मैंने जैसे कॉमेडी सीन। उसके बाद मैं बहुत रोया आगे। हाँ जी भाई, क्या हाल है? जैसे वो अपने हिसाब से आते हैं, सीधा दरवाज़ा खुला, देखा मैंने अक्षय कुमार, लंबा 6 फुट लंबा गोरा चिट्टा आदमी, और सबसे हाथ मिला रहे। तो मेरी बारी आई, मैं उससे हाथ मिलाया। हाथ बहुत मजबूत है उनका, ऐसे मिलाते हाथ। तो बेबी को फ़ोन किया कि अक्षय कुमार सर को खिचड़ी खानी। बोले क्या पागल हो गए हो क्या? मंदिर में भी हमको अलाउ नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते, अभी भी नहीं जा सकते। गाँव का एक मंदिर है हनुमान जी का, उसके बाहर हमको खड़े रह के तेल देना पड़ता है, वो सब देना पड़ता है, हमको अलाउ नहीं है अंदर, मंदिर के अंदर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक पुरानी कहावत कह लीजिए या सवाल नुमा कहावत है कि जब एक चिड़िया एक पतली सी डाली पर जाकर बैठती है, ऊंची पतली सी डाली पर जाकर बैठती है, तो क्या वो डाली पर भरोसा करके उस डाल पर बैठ जाती है, या वो अपने पंख पर भरोसा करके उस डाल पर बैठती है कि डाल को कुछ भी हो जाए, मेरे पंख मुझे बचा लेंगे। अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपका टैलेंट तो मायने रखता ही रखता है, पर आपका रेजिलियंस, यानी कि आपकी संघर्ष करने की क्षमता सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होती, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हमारे साथ संवाद कर रहे हैं विनोद जी, जिनको आपने बहुत सारे एड सीरीज फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान मिली पंचायत के ज़रिए। उस सब पे हम बात करेंगे, जॉली एलएलबी 3 पे भी बात करेंगे विनोद। पर हम लोग जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने जो बहुत संक्षिप्त में मुझे अपनी जो कहानी बताई, जीवन यात्रा जो बताई जी, उसने मुझे हिला के रख दिया था। पर उसने मुझे ये भी भरोसा दिया कि अगर हम किसी चीज़ को चाह लें तो रिसोर्सेज जिसे कहते हैं वो कभी भी आड़े नहीं आ सकते, अड़चन नहीं बन सकते। जी। आपका सफ़र हम पहले तो सुनना चाहेंगे कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, किस तरह से अभिनय की दिशा में मुड़ा, और जब मुड़ गया तो फिर उसने कैसे शेप लिया। जी, वैसे मेरी पैदाइश मुंबई की है। वैसे मेरा होम टाउन जो है वो कर्नाटक से है। कर्नाटक के में डिस्ट्रिक्ट आता है बिदर, हम लोग वहाँ से हैं। तो 80s में मेरी मम्मी पापा मुंबई आए थे काम की तलाश में, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था नहीं। तो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मुंबई आ गए वो लोग। आगे तो यहीं बस गए, यहाँ भी उनको मिला रहने के लिए, चौल में ले लिया उन्होंने भाड़े पे घर। वहीं पे रह के उन्होंने अपना बसेरा वगैरह किया। कुछ दिन बाद मैं पैदा हो गया, और फिर चौल से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई बचपन से। वहीं पला बड़ा मैं। तो आप अकेली संतान या? जी, मैं अकेला हूँ। अच्छा, मेरा अच्छा। कोई है नहीं, भाई बहन कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो यही ठाणे में, हम लोग बागले स्टेट में रहते हैं। अच्छा, और पिताजी माताजी क्या काम कर रहे थे? मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, जो प्लास्टर वगैरह करते थे, वो काम करते थे। और मेरी मम्मी मेड का काम करती थी, जी। लोगों के घर में जाके काम वाम करना, वो सब सारी चीज़ें थी। और मैं अकेला संतान हूँ उनका, और मैं पढ़ाई कर रहा था। मतलब पढ़ ही रहा था, मतलब पढ़ाई उतनी दिमाग में जाती नहीं थी मेरे। मैंने 10th भी 10th तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मेरा 10th क्लियर हुआ नहीं, मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन हुआ नहीं। तो सोचा कि कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई दिमाग में जा नहीं रही थी, पढ़ने में इतना तेज़ था नहीं मैं पहले से। तो कुछ काम कर लेते, तो काम शुरू किया मैंने। सबसे पहले तो मैंने काम शुरू किया एज ए लिफ्ट मैन। लिफ्ट चलाता था। किस उम्र में? ये बात थी 17 साल का था कुछ मैं, तभी से शुरू किया।
तो लिफ्टमैन था मैं, 2 साल वो काम किया। उसके बाद फिर हाउसकीपिंग का काम किया। उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, जो काफ़ी लंबा चला, मतलब 6 साल मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। किस उम्र से किस उम्र तक? जी, ये चली है 17 से लेकर 28 साल की उम्र तक। जी तो इसमें आपने इस सफ़र में जी लिफ्टमैन, जी हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड गार्ड की नौकरी। यानी 11 साल। जी, इसके अंदर कहीं कभी ऑफिस बॉय भी था, कहीं लेबर का भी काम किया मैंने। मतलब जो सबसे लंबी नौकरी चली है वो सिक्योरिटी गार्ड की थी, 6 साल जो किए मैंने काम। कोई कौन सा सन है? ये था, शुरू था 2007 से, अच्छा, 2007, 2008 और फिर उसके बाद 2014 तक मैंने काम किया। उसके बाद 15 से मेरा शुरू हो गया था। मतलब तब मैं सिक्योरिटी गार्ड था, जब मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम शुरू किया मैंने, तब मैं सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बाद फिर एक दिन डिसीजन ले लिया कि फुल टाइम मैं यही करूँगा जूनियर आर्टिस्ट का काम, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में मुझे मिलते थे महीने के 9,000 रुपये। 12 घंटे की ड्यूटी थी, अगर आपने छुट्टी ले ली तो पैसे कट जाते थे उसमें से भी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 500-600 रुपये दिन के मिल जाते थे मुझे सिक्योरिटी गार्ड में, अपना जूनियर आर्टिस्ट में। तो बोला इसी को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ अच्छा, पे- तो जब इस तरफ रुख हुआ जी, तो आर्ट या क्राफ्ट नहीं, तो उस समय पैसा। उस समय पैसा ही था पैसा, सर, हाँ। पैसा ही था सर, क्योंकि एक नौकरी तो मैं छोड़ चुका था। अच्छा। अब उस दौरान क्या, शादी भी हो गई थी मेरी शादी हुई थी 2010 में, और साथ में एक बच्चा भी था, बेटी मेरी। तो घर चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए थे किसी भी हालत में, क्योंकि मैं जुड़ा था एज शौकिया जुड़ा था, बाद में फिर पैशन में बदला चीज़। जैसे धीरे धीरे इन्वॉल्व होता गया चीज़ों में, अच्छी लगने लगी चीज़ें मुझे। 6 महीने तक मैं सीरियस नहीं था, जूनियर आर्टिस्ट में 6 महीने तक कर रहा था, पर उसमें सीरियस नहीं था मैं। सिर्फ एक पैसा हाँ, और बस एक एक ग्लैमर, पैसा और देख के मज़ा आ रहा था। खाना मिल जाता है, सेट खाना पर। मिल जाता है, खाना एक बड़ी चीज़ थी। मतलब सुबह का नाश्ता मिलता है आपको, जी, जी। दोपहर का खाना मिलता है, और शाम को एक 500 रुपये मिलते हैं आपको। जी, आप खुश है इसमें? और घिरे हुए हैं। जी, और सब जगह से गिरे। अच्छा लग रहा था मुझे माहौल देखे, कैमरा, एक्शन, कट सुनने में अच्छा लग रहा था। तो 6 महीने तक मैं सीरियस नहीं था इसको लेके। 6 महीने के बाद मैं थोड़ा सा सीरियसनेस मेरे में अंदर आई, क्योंकि एक सीन वगैरह चल रहा था, मैं देख रहा था और इन्वॉल्व हो गया था सीन में। ये अगर आप डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये क्या है, मतलब कोई कौन सा प्रोजेक्ट, किसकी बात? एक टीवी शो था, एक मराठी टीवी शो अच्छा, था। अच्छा। उसमें एक सीन चल रहा था, जी, लड़का समझा रहा है लड़की को कुछ हाँ। चीज़ें, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। तो मुझे अच्छी लगने लगा वो चीज़। तो मैं बोला यार इसमें हम ट्राई कर सकते हैं क्या एक्टिंग में, अच्छा। जबकि मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं साधन। मतलब एक्टिंग शुरू करना कोई आसान काम तो है नहीं, नहीं, है ना, बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको एक सॉरी टोक रहा हूँ, स्पेशली जब आप जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो मैंने जो देखा है सेट पर, उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, और एक इमेज के साथ लोग उनसे बात करते हैं, जो एडीज वगैरह होते हैं। तो उसमें अगर आप ये सपना देखें कि नहीं मुझे अब इसको आगे लेके जाना है, तो कितना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जूनियर आर्टिस्ट हैं तो बड़े लोग बैठे हुए हैं कि तुम जूनियर आर्टिस्ट आओ, मैं तुम्हें चांस देता हूँ मेन आर्टिस्ट में। नहीं, बात करने का तरीका बहुत गलत है, बहुत गलत होता है, बहुत गलत है। कई बार हमको खाना भी नहीं मिलता था, खाना भी ख़त्म हो जाता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही चला गया, मेरा खाना ख़त्म हो गया था। आपको तो पता है ABC की 3 क्रू होते हैं। ये भी बता ही दीजिए कैमरे के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि टीवी फिल्म की लाइफ एकदम सब कुछ ग्लैमर ही ग्लैमर है। जी, तो यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं ABC। ए क्रू होता है जिसमें आर्टिस्ट और एक्टर सब खाना खाते हैं, B क्रू टेक्नीशियन वगैरह लिए, और C क्रू जो होता है वो जूनियर आर्टिस्ट के लिए होता है। तो हमारा C क्रू था। तो एक दिन खाना ख़त्म हो गया तो मैं चला गया A क्रू में खाना खाने, भूख लगी थी काफ़ी तेज़। तो जैसे प्लेट उठाई, वहाँ पे फिर दादा ने रोक लिया, बोला हाँ कौन हो तुम? बोला आर्टिस्ट। कौन सा आर्टिस्ट? बोला जूनियर आर्टिस्ट। उन्होंने प्लेट छीन ली मेरे हाथ से और बोला कि यहाँ पे आप खाना नहीं खा सकते, आपका खाना वहाँ लगा है C ग्रुप में, वहाँ जाके खाइए आप। तो उस दिन बहुत बुरा लगा। तो उस दिन भी फिर सोच लिया मैंने कि आर्टिस्ट वाला खाना खाते। तो तभी से ये एक्चुअली सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, थैंक्स टू दादा। कभी मिले हो दोबारा? उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई कभी मेरी। हालांकि कई लोग कहते हैं कि हम मिलेंगे तो दिखाएंगे तुमको ये है वो है, पर मुझे लगता है कि जब वो कड़वाहट निकल जाती है तो आपके मन में एक शायद ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि नहीं ठीक है, तुमने अच्छा किया, हमारे साथ ऐसा किया। जी, तो आपको शायद आपकी ज़िंदगी के जामवंत वो दादा ही थे जिन्होंने शायद उन्होंने छीना और उन्होंने औकात दिखा दी कि तुम कौन हो, क्या हो। तो उस टाइम थोड़ा सा लगा था, फील हुआ था कि यार अगर हम आर्टिस्ट होते तो आज आराम से यहाँ पे बैठ के खा रहे होते और दादा हमें सर्व कर रहे होते। तो वो चीज़ लगी उस टाइम पे। तो थोड़ा सा वो भी चीज़ है
थोड़ा पुश करने में आगे, थैंक्स टू दादा कि उन्होंने मेरे हाथ से प्लेट छीनी और मुझे आर्टिस्ट वाला खाना खाने का मौका मिला। तो वहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअली। तो जूनियर आर्टिस्ट से आर्टिस्ट का जो सफ़र रहा वो तो बहुत मुश्किल वाला रहा जी। होगा, और उसमें क्राफ्ट पे काम करने की बड़ी ज़रूरत होती है। जी आजकल क्राफ्ट पे काम करना थोड़ा महंगा भी हो गया है। हाँ। अगर आप चाहते हो कि भाई फॉर्मल ट्रेनिंग ले लें, वर्कशॉप कर लें, हाँ। तो हर वर्कशॉप में पैसा देना जी, पड़ता है। तो फिर किस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन किया, या अब कैसा होता है कि बैक स्टोरी हम बना लेते हैं उसकी जी। कैरेक्टर की। समझो XYZ कोई भी कैरेक्टर है, समझो एक कोई टीचर है, तो टीचर कहाँ से है, कहाँ पैदा हुआ, उसकी फैमिली में कौन है, क्या करता है, किस ज़रिए वो बड़ा हुआ, कैसे उसने अपने एजुकेशन की ट्रेनिंग ली, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, कैसे उसने डिग्री हासिल की अपने टीचर बनने की, उसकी ज़िंदगी में क्या चलता है, रोज़ सुबह उठता है तो क्या करता है वो, दोपहर को क्या करता होगा, किस तरह से बैठता होगा, किस तरह से खाता होगा, किस तरह से लोगों को देखता होगा, किस तरह से लोगों से बात करता होगा। तो एक बैक स्टोरी अगर हम बना लें इस कैरेक्टर की अपने इमेजिन के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो कैरेक्टर प्ले करने में आसानी होगी। तो ये मेरा तरीका है काम करने का, बैक स्टोरी बना। ये समझ कैसे पैदा हुई? क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट जब आप थे जी तब शायद इतना काम नहीं करना पड़ता है, कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो passing देनी होती है। पासिंग दे रहे हैं जी। तो ये समझ कैसे पैदा हुई? इसके लिए कोई वर्कशॉप करी या देख देख के ऑन द जॉब? मैंने कभी कोई वर्कशॉप नहीं की, देखा, सीखा, इनसे बातें सीखी, सुना, फिर अपने आप को चीज़ों को ना ढालना शुरू किया अपने अंदर में। मतलब अगर मैं किसी को देख रहा हूँ, अगर कोई रिक्शा वाला उसको देख रहा हूँ, तो उसको मैं घंटे 10 मिनट तक दूसरी को देख रहा हूँ मैं कि करता क्या है, कैसे खड़ा है, कैसे बात कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त, है ना, वो गियर कैसे बदलता है, गियर कैसे बदलता है, वो सिग्नल छूट गया तो कैसे चलता है, वो कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है, पैसेंजर से कैसे बात करता है। तो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत कुछ सिखा देता है अगर आप सीखना चाहो तो। तो मेरा सबसे पहला अगर मैं किसी चीज़ को अगर वर्कशॉप अगर कहे तो ऑब्जर्वेशन है मेरे लिए, लोगों को देखना कि किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी आंखें किस तरह से ब्लैंक होती है, यहाँ वहाँ कैसे देखते हो। जब अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ बात करते करते किसी को देख के फिर उस तरह उस गर्दन को वहाँ घुमा लिया, फिर वहाँ से आपसे बात करें लेकिन उनका ध्यान वहाँ पे है, तो वहाँ से चीज़ें मैं उठाता हूँ, चीज़ें यहाँ से वहाँ से वहाँ से जहाँ से मिल जाए, वही चीज़ें मेरे लिए काम करती है क्राफ्ट जो। ये बड़ी खूबसूरत सी बात है, क्योंकि आप जितनी भी एक्टिंग टेक्निक्स की बात करें वो सब यही इवेंचुअली उनको पहुंचना यहीं हाँ, पर यहीं है, पहुँचना है सर। यहीं पहुंचना, रास्ते अलग अलग हैं। जी। तो कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि भाई लोग आपके सामने बात ही करते होंगे ना, ये मेथड, माइजनर, स्टेनिस्लावस्की, ये सारी बातें, तो कभी ये जिज्ञासा नहीं जगी कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करूँ, पढ़ूँ, क्राफ्ट पे थोड़ा और बेहतर काम करें? हालांकि ज़रूरत नहीं, कि जो चीज़ें आपने बताई हैं जी यही लोग सिखाते हैं। जी, हमको पता नहीं था सारी चीज़ें कि ये चीज़ें उसी के अंदर है, हमें नहीं पता था। हमें सिर्फ ये पता था कि अगर कुछ करना है तो किसी को देखना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट एक होना चाहिए, उसके बाद पता चले सारी चीज़ें उसी में लिखी है जो बताया है, जो बताया गया। जो हमने देखा है। तो ये फिर गए वापस, पढ़ाई थोड़ी बहुत करी, मतलब जब करने लगे काम, जी जब मौका मिला, लोगों से मिले, लोगों से सीखने का मौका मिला, तो ये सारी चीज़ें समझी आपने या आपके उसमें नॉलेज में आई कि अच्छा ये माइजनर भी ये सिखाता है, इमेजिनेशन पर काम करते हैं? जी, वही है चीज़ें। मेरा क्या है ना, एक सिस्टम एक है कि मैं इमोशन ज़्यादा चलता हूँ, मैं इमोशन पे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं उस पर उतने मेरा भरोसा है नहीं चीज़ों पे, कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर इमोशन मुझे ज़्यादा बूस्ट करता है चीज़ों को करने के लिए। अगर किसी बंदे का अगर इमोशन मैं पकड़ लूँ तो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा उस काम को। तो ये मेरा है काम करने का, ये तरीका है मेरा। स्पिरिचुअल भी बहुत हैं आप। जी हाँ, हूँ। श्री स्वामी समर्थ में आपकी बहुत आस्था है जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। श्री स्वामी समर्थ एक गुरु हैं, जैसे साईं बाबा थे वैसे एक गुरु हैं। अक्कलकोट में इनका जन्म स्थान है, वहीं पैदा हुए, वहीं समाधि ली उन्होंने। तो एक होता है ना, एक कुछ कनेक्शन बन जाता है। कभी मैं नहीं जानता था उनके बारे में, तो मेरे एक दोस्त ने उनसे कहा कि एक स्वामी को मानना कर दो, बहुत अलग चीज़ है, बहुत मतलब ऐसे वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, उसको फील किया जा सकता है बस। किसी भी चीज़ को बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, जब तक आप खुद फील नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को नहीं जान पाओगे, वर्ड में एक्सप्रेस करना। एक इसमें सवाल ये है कि उनसे या उनकी तरफ रुझान किस उम्र में हुआ, इस फील्ड में आने के बाद या फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद? अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद स्वामी से मेरी
उनसे कनेक्शन हुआ मेरा। और जब भी कुछ तकलीफ़ में होता हूँ या फिर कुछ होता तो आँख बंद करके उन्हें याद करता हूँ। जो भी ये समस्या है वो तो रहेगी आपके जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आती रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो या अपने भगवान को पुकारो तो मुश्किल हल हो जाती। तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ तो उनको याद किया हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। विनोद, बहुत मुश्किल सफ़र होता है जो नौकरी आप कर रहे थे वहाँ से जूनियर आर्टिस्ट भी बन पाना, जी फिर वहाँ से प्रॉपरली एक्टिंग में जाना, वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल। जी अब आप एक्टिंग में आ गए, लेकिन पंचायत तो पिछले साल आया है। जी। ये जर्नी भी इतनी आसान नहीं रही होगी। अब इस जर्नी को ज़रा सा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। जी करता हूँ एक्सप्लेन। 2015 में शुरू किया मैंने। 2015 में जूनियर आर्टिस्ट और 16 2 साल मैंने काम किया जी। जूनियर आर्टिस्ट का। 16 के बाद मैंने शुरू की ऑडिशन वगैरह देना शुरू किया। यहाँ जो अंधेरी में जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह हैं, जी। तो उनमें ऑडिशन वगैरह देना शुरू किया। तो वन डे टुडे करता था मैं, वो किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ा और 2017 में काम ही कर रहा था, मतलब छोटा मोटा काम चल ही रहा था। मतलब एक दिन एक वन डे टू डे वाला भी जरा थोड़ा बताइए दर्शकों को कि क्या होता है। वन क्योंकि डे लोगों को लगता है कि मतलब हम आएंगे इंडस्ट्री में और फिर हमको लीड मिल जाएगा और हम छा जाएंगे। जी जी। लीड तो मतलब मुश्किल है काफ़ी। मतलब हज़ारों में से किसी एक बंदे को लाखों मौका में से, हाँ। लाखों में से किसी एक बंदे को मिलता है वो काम करने का मौका, लीड वाला। तो वन डे टुडे क्या होता है कि अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो आपको बता देंगे कि भैया एक सीन है, कास्टिंग वाला बता देगा एक सीन है, तो इसी पे आपको काम करना है और एक ही सीन मिलेगा आपको पूरे इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट में। तो उसको बोलते हैं वन डे वर्क, उसको एक दिन का काम कहा जाता है। अगर वो 2 दिन का काम है तो उसको कहेंगे टू डे वर्क। तो एक सीन वाला जो काम होता है उसको वन डे वर्क कहा जाता है। तो वन डे टुडे जैसे भी होता था मैं ये करता था, एक सीन या 2 सीन वाला सीन। और इसमें वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बस आए हैं और चले जाएंगे। हो सकता है कहानी में बहुत ज़्यादा उनका हाँ, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन ना हो, हाँ। या तो कई बार आया और चला भी गया या कट भी जाता है, बोल नहीं सकते आया रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको वन डे टुडे वर्क कहा जाता है, वन डे वर्क कहा जाता है। तो वो मैं करता था शुरुआती में। उसके बाद फिर 2017 आया और 17 ख़त्म होते होते मेरे पिताजी को अस्थमा का अटैक आया था। मेरे पापा को अस्थमा था पहले से, और अस्थमा काम कर उनका- रहे थे तभी भी? हाँ, तभी भी काम कर रहे तभी थे? काम कर ही रहे थे। अच्छा। तो अस्थमा का अटैक आया तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया वो। तो अस्थमा का जब हमने जांच कराई तो उसमें निकला कि उनको टीबी है। ओह, और टीबी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था, क्योंकि वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम कंफ्यूजन में थे कि उनको अस्थमा है या फिर टीबी है या फिर क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। जब तक जांच पड़ताल करती तब तक देर हो गई थी काफ़ी। तो उसके 3 महीने बाद मेरे पिताजी चले गए। मतलब 2018 की शुरुआत में उनका देहांत हो गया, वो चले गए। फिर अचानक से एक धड़ाम से एक दीवार होती है ना जो गिर जाती है, तो वैसा कुछ हुआ मेरे लाइफ में और एकदम से मैं गिर गया था। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक बड़ा जो होता है वो साया मेरे हाथ सर से उड़ गया था। और उस दौरान शादी भी हुई थी, बच्चा भी था मेरे को। कितनी बड़ी थी बच्ची? बच्ची मेरी थी 4 साल की थी मेरी बच्ची। तो तब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे खुद को संभाला, कोशिश किया, वापस काम शुरू किया। इसको जाके मिलना, उसको जाके मिलना, हर जगह सब जगह जाके मिल रहा था मैं लोगों से कि कुछ काम है तो बताओ, मैं थोड़ा सा गुजर रहा हूँ प्रॉब्लम से। और उतना कोई खास ज़्यादा काम भी था नहीं, कभी महीने में 2-3 दिन का काम आ गया तो कर लिया, वैसे वैसे करके हम लोग काट रहे थे ज़िंदगी। पिताजी गुजरने के 6 महीने बाद मेरे माँ को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, लास्ट स्टेज वाला, 2018 में। और कितना समय रही हूँ उसके बाद? मेरी माँ रही कुछ 18 महीने निकाले उन्होंने लास्ट स्टेज में, और उसके 16 कीमोथेरेपीज मैंने की उनके। और ये सब थाने में ही? वहीं ये सब थाने में रह के ही, उसी चौल में जहाँ उसी चौल में रह के ही वहीं पे। वहाँ पे एक मुंबई उनको केयर सेंटर है, वहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर प्रीतम कलस्कर। उनसे मैं मिला और बताया कि ऐसा ऐसा है रिपोर्ट में। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा डिटेक्ट हुआ है तुम्हारी मम्मी को, लास्ट स्टेज का है। अब जितना दिन निकालेंगे, तुम क्या करना चाहते हो, इलाज करना है तुमको? मैं बोला हाँ करते हैं सर, कुछ ना कुछ करके करेंगे। तो पर कीमोथेरेपी मुझे 21,000 पड़ते थे और काम भी उतना था नहीं मेरे पास।
तो जैसे जैसे वही बोला, सबसे भाग रहा था, सब जगह हाथ जोड़ के बोल रहा था यार मुझे काम की ज़रूरत है, मेरी माँ का इलाज करना है, मुझे कुछ काम है तो दे दो। तो कास्टिंग में ने मुझे काफ़ी काम दिया उस वक्त, उन्होंने दिया। फिर बाकी ऐड वगैरह आ रहे थे तो उससे चल रहा था किसी किसी करके। कभी पैसे नहीं होते थे तो डॉक्टर को बोलता कि सर इस महीने पैसे है नहीं मेरे पास, तो डॉक्टर बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, क्या बात। मैं संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तो माँ का इलाज मत रोकना, जब तक अपने हाथ में हम करते हैं उसको आगे। तो ऐसे कर करके फिर कभी 2 महीने का पैसा नहीं था तो नहीं दिया, जब काम आया तो लौटा दिया। कहीं ट्रस्ट वाले के पास गया, वहाँ से मदद मांगी तो वहाँ से कभी 20,000 15,000 ऐसे मिल जाते थे। कभी रिश्तेदारों से पैसे मांग लिए, कभी किसी दोस्त से पैसे मांग लिए। तो ऐसे करते करते कुछ 18-16 कीमोथेरेपीज़ हुई थी माँ की। और फिर जब 16 कीमोथेरेपीज़ हुई थी, आप जानते कीमोथेरेपी इतना तोड़ देता है इंसान। पूरा तोड़ देता है अंदर से, मतलब माँ के बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था। ये जो नसें थी ना, ये भी पूरी चिपक गई थी हाथ की। 16 कीमोथेरेपी, बचा ही नहीं था कुछ माँ के इसमें। और उसी दौरान मुझे शूट पे भी जाना पड़ रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ, कॉमेडी सीन करने पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल था। एकदम लास्ट में जब मेरी माँ एकदम बेड पे थी, मतलब माँ के एक हफ्ते पहले देहांत के, तो एक सीन आया था मेरे पास, मुझे कॉमिक करना था उसमें। अब करना है, क्या करें, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे करना ही है क्योंकि काम है, करना है। जैसे जैसे मैंने किया, कर लिया मैंने जैसे जैसे कॉमेडी सीन। उसके बाद मैं बहुत रोया आके, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे और मेरा सांस छूट रहा था सर। मैं पूरा टूट गया था एकदम अंदर से कि मैं क्या करूं, पिताजी चले गए, माँ को ये हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रहा हूँ, माँ का इलाज कर रहा हूँ, माँ भी चाहिए, पिताजी भी चाहिए, पिताजी चले गए, अब रहेगा कौन मेरे पास। कोई एक बड़ा साया तो होना चाहिए सर पे हाथ रखने के लिए कि बेटा तू कैसा है, क्या कर रहा है। बच्ची भी है जिसको बच्ची भी आपको साहब मतलब। तो बहुत मुश्किल दौर से मैं उस टाइम गुजरा। फिर आया 2020, जब माँ चली गई, जुलाई 20 बाप रे, को मम्मी कोविड मतलब कोविड के शुरू होने से पहले, मतलब थोड़ा सा चली गई। हाँ, और कोविड का दौर अपने आप में ही वैसे अपने आप में बहुत तोड़ देने वाला था वो। और उसके बाद फिर कोविड आ गया, उसमें काम वगैरह रुक गया, सभी का काम रुक गया। तो ये सब सारी चीज़ें हुई लाइफ में। उसके बाद फिर धीरे धीरे कोविड, जरा 6 महीने के बाद फिर एक काम शुरू हुआ, एक आइडिया मिला। मतलब वो दौरान बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया। कितना समय बिना काम के गया होगा कोविड में? कोविड में मतलब 6 महीने। कोविड तो 6 महीने था, मतलब 6 महीने बाद उन्होंने थोड़ा सा खोल दिया हाँ, था। पर अब जुलाई में अगर वो गई हैं तो मार्च में तो शुरू हो गया कोविड, मतलब 3 महीने तो उन्होंने कोविड में काटे। और कमाने वाले आप ही थे? जी, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं था। कोई भाई होता, बहन होता तो कुछ हेल्प हो जाती। मांगूंगा तो कितने लोगों से कितना मांगूंगा मैं, वो सारी चीज़ें थी। तो बहुत बुरा गया वो दौर, जो भी गया। उसके बाद 6 महीने बाद फिर एक ऐड मिली मुझे, तो ऐड मिली। उसके बाद फिर एक फ़िल्म मिली, ज़ोंबी वाली मराठी फिल्म, वो की मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता गया आगे। अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो चीज़ कोई चीज़ अगर आपको मार नहीं रही है तो वो आपको स्ट्रांग बना के जा रही है। बुरा वक्त ऑफ कोर्स जिस समय होता है बहुत परीक्षा लेता है, पर वो आपको मजबूती भी दे देता है। वो वक्त आपके अंदर के एक्टर को कितना निखार के गया। और ये बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन फैक्ट यही है कि बुरा वक्त आपको अंदर झांकने में मदद करता है। और एक अभिनेता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अंदर झांकना, अपने आप को समझ पाना। उस वक्त ने, उस बुरे दौर ने आपके अंदर के अभिनेता को कितना निखारा। इमोशंस की समझ, पहचान, बहुत कुछ सिखा के गया वो दौर, मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। मतलब दिन भर मैं थक के आ रहा हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, दिमाग में वो टेंशन है, मम्मी का इलाज कराना है। और जब मैं घर पहुँचता था तो माँ ऐसे लेटी होती थी एक जगह पे, तो उसको देखता था मैं कि, यानी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि ज़्यादा समय है नहीं इनके पास, जितना भी निकाल पाएंगे निकालेंगे। तो वो है ना एक चीज़, वो अब मैं उसको वो नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली मैंने क्या सीखा, पर सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है।
एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखा है मैंने। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि घर में इतना कुछ है, इतना कुछ चल रहा है, और सेट पे आप हंस और हंसा रहे हैं। जी अपने एक अभिनेता का सबसे बड़ा द्वंद्व यही होता है ना कि अंदर कुछ चल रहा है, पर वो सब कुछ आपको उस किनारे रखकर किनारे रखे, आपको अपना किरदार के लिए किरदार ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्ट होना पड़ेगा। वो सब चीज़ें हैं, वही सीखा है मैंने उस दौर से कि भले तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे शांति होनी चाहिए चेहरे में। यही है अभिनय, यही सीखा है मैंने। यही अभिनय। उस दौर में ख़ास तौर पे क्या कभी इस बात की कोफ्त हुई कि यार स्टीरियोटाइप कर दिया है, कॉमेडी ही करवाए जा रहे हैं? उस वक्त सर इतना कुछ है मेरे अंदर देने के लिए। है, देने के लिए था, लेकिन उस वक्त सर प्रॉब्लम ये थी ना कि अभी जो मिल रहा है तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए ऑप्शन नहीं है सर। मुझे बस किसी भी हाल में करना है, इस चीज़ को निकालना है, माँ का इलाज करना है, भले एक दिन भी अगर ज़िंदा रहती तो भी मुझे करना है। तो उस वक्त उतना सोच नहीं रहा था मैं। उस वक्त मैं सोच रहा था कि भगवान मुझे काम दे दो बस, मुझे पैसे दे, मुझे माँ का इलाज करना है, अगर एक दिन भी ज़्यादा जीती है तो मेरे लिए बहुत है। उस वक्त मैं वही सोच रहा था कि मुझे काम दे दो बस। तो सब जगह जाके मैं मांग भी रहा था काम, कि मुझे काम दे दो, काम की ज़रूरत है, प्रॉब्लम में हूँ, हेल्प कर दो। तो कुछ कुछ लोगों ने की हेल्प, कास्टिंग पे जैसे कि कास्टिंग पे जैसे लोगों ने हेल्प की। वहाँ पे आसिफ था, आसिफ खान, जो अभी आजकल काफ़ी छाया हुआ है, जो दामाद का कैरेक्टर करते हैं पंचायत में। वो पहले कास्टिंग में थे, वहाँ कास्टिंग पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी काम दिया, उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट दिए थे मुझे उस वक्त। जो लोग नहीं जानते हैं, कास्टिंग में अभिषेक बैनर्जी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्हीं की कंपनी है, और बड़े कमाल के एक्टर्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें से एक हमारे सामने भी बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत दुख भरी बातें हो गई, और भाई हमारे रो भी दिए वहाँ पीछे। मैं कैमरे पे हूँ तो इसलिए मैं रो नहीं सकता, इसलिए कंट्रोल किया हमने। अब आते हैं उस दौर पे। चलिए, ये तो परीक्षा का दौर था, निकल गया। और परीक्षा के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमेशा रहती नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको पहुंचाती है। चलिए, माता जी का साया नहीं रहा, ये दुख की बात है, लेकिन जिस परेशानी में, जिस तकलीफ में वो थी, उनके लिए शायद बेहतर था कि वो चली गई। फिर कहाँ से वो टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जहाँ से अच्छा काम मिलना शुरू हुआ? पंचायत से पहले भी? पंचायत तो चलिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया, जहाँ एक रिकग्निशन मिल गया। हम लोग बात भी कर रहे थे जी। कि इंडस्ट्री में आपको एक्टर तभी मानते हैं जब कुछ काम फट जाए जी, वरना फिर आपको स्टीरियोटाइप करके ही रख देते। बट वो स्टीरियोटाइप करने में भी अच्छा है, काम मिलता रहता है। जैसे मैं इतना जज और एसपी बन चुका हूँ कि मुझे लगता है इफ्तिकार साहब की तरह मुझे भी एक जज की कॉस्ट्यूम और एक पुलिस की कॉस्ट्यूम और एक मिलिट्री की कॉस्ट्यूम बनवा के रख लेनी चाहिए। तो वो काम अच्छे से मिलना कब से शुरू हुआ कोविड के बाद? ज़ोंबियोली की मराठी फिल्म वो चली गई, उसके बाद फिर आई मुंबईकर, संतोष शिवन सर ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। पराग मेहता जो कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कास्ट किया था उसके लिए, और विजय सेतुपति के फ्रेंड का कैरेक्टर मैंने उसमें किया था। बड़ी फिल्म थी वो, कैरेक्टर भी अच्छा था, जिसमें पंचायत के विनोद भी थे। अच्छा। वो हमारे गैंग के मेंबर थे। हम 3 लोगों का गैंग है, तो हम तीन लोग गैंग चलाते हैं, और हम लोग बच्चा उठाते हैं, अमीरों के बच्चे उठाते हैं, उसको किडनैप करते हैं, उनसे बाप से फिरौती मांगते। तो हमारा एक गैंग था वो, उसमें से गैंग से मेंबर था, और मैं जोड़ता हूँ किसी और को, विजय सेतुपति जो साउथ में है, उनको बॉम्बे का डॉन बनना है। और मेरे फ्रेंड है, वो मुझे फ़ोन कर रहे बार बार कि यार मुझे वहाँ कुछ काम है तो दिला दे, मैं डॉन बनना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, मेरे बॉस से मिलाता हूँ, तुम आ जाओ। तो उस तरह का किरदार था, और अच्छा कैरेक्टर था वो। तो वो फिल्म आई थी, तो उसमें मुझे काम मिला था, और किया मैंने काम, बढ़िया वो काम था उसके अंदर, अच्छा लगा काम वाम करके। तो फिल्म उतना वर्क नहीं की, वो फिल्म नहीं चली। अगर फिल्म चलती तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी चल जाता काम। तो उसके बाद वो थोड़ा एक गिने चुने काम में थोड़ा बढ़िया काम था मेरा अब तक का। एटलीस्ट वो फटा नहीं, फिर भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के बीच में, कम्युनिटी में तो मैसेज चला जाता है कि चला जाता है वो आपका, कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर किया इसने किया, तो वो है। उसके बाद फिर एड फिल्म्स वगैरह करने, एड फिल्म तो मैं कर ही रहा था उस तक, लेकिन आते रहते बीच बीच में, तो मैं करता रहता हूँ एड फिल्म वगैरह। उसके बाद ऐसा देखा जाए तो वही एक काम है, पंचायत। फिर आया पंचायत आया 2023 में, मिला मुझे मौका काम करने का। और पंचायत के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी
बदल गई है थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं लेकिन बदली है, लोगों की नज़र में आ गया। इसके पहले मैंने बहुत सारे काम किए थे, उसके पहले मैंने काफ़ी काम किया था पर लोगों ने नोटिस नहीं किया। एक छोटा सा रोल लोगों ने नोटिस किया पंचायत में, उसके बाद से फिर सब जगह जाने लगा, लोग पहचानने लगे, कहने लगे कि आप वही हो ना पंचायत के नए सचिव। बोला हाँ हाँ, आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए। बोला आओ लो फोटो। तो अच्छा लगता है मतलब ये हाँ, ये कैसा लगता है कि इतने देखिए अभिनेता आदमी जो सही में अभिनय करना चाहता है वो इसलिए अभिनेता नहीं बनता कि लोग फोटो खिंचाएं, लेकिन जब आप अभिनेता बन जाते हो जी। तो एक ख्वाहिश ये रहती है कि चलो अच्छा पहचान मिलेगी तो मजा आएगा। हाँ। तो जब मिलने लगी तब वो कैसा फीलिंग था? बहुत बढ़िया फीलिंग था। मतलब मैं जॉली LLB 3 शूट कर रहा था, यहीं जुहू में शूट चल रहा था, इंटीरियर चल रहा था कोर्ट रूम का, और पंचायत रिलीज़ होकर बस 2 दिन हो गए थे और मैं मेट्रो की तरफ बढ़ा, मेट्रो ली DN नगर से मैंने और मैं बैठा था अपना मोबाइल में कुछ चला रहा था। उतने में देखा मैंने कि 15-20 लोग मेरे आजू बाजू खड़े हो गए और मैं उनको देख रहा हूँ और ये रियल इंसिडेंट है। 15-20 लोग ऐसे खड़े हैं और मैं देख रहा हूँ उनको। बोलो क्या हो गया, आप पंचायत के नए सचिव हो? बोला हाँ। अरे क्या काम किया गुरु, फ़ोटो चाहिए था आपके साथ। कोई यहाँ से ले रहा है, कोई यहाँ से ले रहा है, कोई यहाँ से ले रहा है, कोई यहाँ से ले रहा है। तो इतना बढ़िया लगा, मतलब पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा था कि कोई फ़ोटो मुझसे ले रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है चीज़ें। मतलब इतना इस तरह से वो रोल फट गया था पंचायत के नए सचिव का। और उसके बाद तो फिर जहाँ भी जाऊँ तो लोग पहचानते हैं, फ़ोटो लेते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ से आप पूछते हैं, आप मुंबई से, कहाँ से हैं आप। कोई लोगों को लगता था कि मैं बिहार से हूँ, अच्छा, क्योंकि उस तरह से एक्सेंट वहाँ पकड़ा था तो उनको लगता था कि मैं वहाँ से हूँ, तो उनको बाद में पता चला कि मैं महाराष्ट्र हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बढ़िया लगता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि अभी मेरी माँ होती तो बहुत बढ़िया होता है मेरे साथ, अच्छा लगता है। हाँ, ये कभी मतलब महसूस थोड़ी कमी कभी लगी कि रोज़ लगती है, अरे रोज़ लगती है। अच्छा चलिए वो मुझे बताइए, ये इस पर बात नहीं करेंगे, वो हो गया जितना इमोशनल होना था हम लोग को हो गए। अब हम लोग हैप्पी वाली बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कभी किसी ने आके ये कहा कि तुम ही हो वो जिसने सचिव जी को हटाया है? काफ़ी लोगों ने बोला है, मतलब सबसे ज़्यादा मीम तो ये चलते हैं कि खैनी खाइएगा तो कभी रिप्लाई करना पड़ता है कि हम तुमको खैनी खाता दिखते हैं तो ये मीम तो काफ़ी चला है, मतलब बहुत ज़्यादा। आज भी मुझे वो DM मैसेज वगैरह आते हैं उनके, खैनी खाइएगा का वापस कब आ रहे, सीज़न 4 में आप नहीं थे, सीज़न 5 में तो आ रहे कि नहीं आ रहे। जो भी मुझे मिलता है ये सवाल ज़रूर करता है कि अब वापस कब आ रहे पंचायत में। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मेरे हाथ में नहीं ये चीज़ है। हाँ, ये तो वो क्रिएटिव चीज़ कॉल्स होते हैं। हाँ, तो मज़ा आया काफ़ी। एक प्रोजेक्ट ऐसा मिला कि जिसने लोगों तक पहुँचाया मुझे और अच्छा लगा सर काम करके, मज़ा आया। ये जो सोशल मीडिया पे फेम तो आपको हर तरफ मिला, पर सोशल मीडिया पे जो फेम मिलता है उसकी एक फ्लिप साइड या उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि जैसे मैं बिग बॉस से जुड़ा हूँ, लोगों को लगता है मैं ही बिग बॉस, तो उस शो में जो भी होता है तो सबको लगता है मैंने ही किया है, इसको क्यों निकाला बे गंजे टकले। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बड़ी सारे अलंकृत भाषा का प्रयोग करके। तो कभी उस तरह का क्या कहते हैं उसे, ट्रोलिंग, हाँ, उसका शिकार आप हुए? कोई नहीं, ट्रोलिंग तो उतना नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ट्रोलिंग, बस यही मैसेज आता है, कभी बास का मैसेज आ जाता है, बास छिल के रखे हैं प्रहलाद तो मैसेज कभी कभी आता है, पर इस तरह से कोई गाली गलौज तो नहीं हुआ। चलिए ये अच्छी बात है। लेकिन जॉली LLB के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा? बड़ा अच्छा कैरेक्टर था वो, मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म देखकर। मेरे सेट पे भी काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। मतलब एक हिमांशु मेहता है, सुभाष सर के असिस्टेंट है, वो कास्टिंग वगैरह देखते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक ऐसा कैरेक्टर है जॉली LLB 3 में, बीरबल नाम का, तो फटाफट मुझे ऑडिशन बना के भेज, मुझे सर को दिखाना है, सुभाष सर को उनको दिखाना था। तो मैंने 1 घंटे में उनको भेज दिया ऑडिशन बना के। बोला मेरे पास टाइम नहीं, बिल्कुल जल्दी भेजना। बोला ठीक है, थोड़ा ब्रीफ तो करो कैरेक्टर क्या है, देख मैंने तेरे को स्क्रिप्ट भेजी है, उसमें अपने हिसाब लगा लो, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। बोला ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने सोचा थोड़ा बहुत और फिर बना के उनको भेज दिया। भेजने के 1 घंटे बाद उनका कॉल आता है कि हाँ तुझे लॉक कर लिया, कल मीटिंग है सुभाष सर के साथ, तुझे आना है। बोला है लॉक हो गया? मैं बोला हाँ हो गया, आ जा। नेक्स्ट डे में गया, सुभाष सर ऐसे बैठे थे सामने, हाथ बहुत जोड़े, पैर वैर पड़े उनके। बोला सर फ़ैन हूँ आपका, जॉली LLB 3 देखिए, फंस गए ओबामा वगैरह सारी चीज़ें देखिए, बढ़िया लगता है सर काम करना। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो? बोला ही मुंबई से हूँ, पैदाइश मेरी कर्नाटक की है, इसके अलावा क्या क्या किया है। उस वक्त मैंने पंचायत कर लिया था,
उस वक्त मैंने पंचायत कर लिया था। तो उनको बोला पंचायत किया है, अभी मई में रिलीज़ होगा। बोला ठीक है, होगी, कोई बात नहीं। तो उसमें एक कैरेक्टर है बीरबल का, जो अक्षय का असिस्टेंट है, उसके साथ रहता है, दोस्त है, पुराना है, और बहुत पुरानी इनकी यारी है। वहाँ कानपुर से चले, अब दिल्ली में आ गए वो लोग। तो ऐसे ऐसे उनके साथ आया है, और ये सब सारे किरदार है। तो हम ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो क्या है ना, पता है ना, अक्षय का पता है ना कि वो कॉमिक टाइमिंग और ये सब सारी चीज़ें मिलनी चाहिए उनके साथ वाली। तो इसके लिए हमने ऐसा कोई बंदा ढूंढ रहे थे जो उसको परफेक्टली मैच कर सके, टाइमिंग को मैच कर सके। तो मुझे तुम्हारा अच्छा लगा ऑडिशन, तो मैंने तुम्हें बोला है उस कैरेक्टर के लिए, और हम करेंगे फिल्म, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाहर जाके। तो बोला ठीक है सर, करता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया। उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने कॉल किया कि उनके असिस्टेंट ने कि अक्षय सर के घर पे जाना है रीडिंग के लिए। बोला घर पे जाना है? हाँ घर पे, मुझे जाना है। हाँ तुम्हें भी आना है भाई, क्यों नहीं आओगे तुम? तो मैं चला गया घर पे, उनके रेसिडेंस, जो जुहू वाला रेसिडेंस है उनका, पहली बार देखा, मतलब जाके मतलब कमाल है। थोड़ा तो रेजिडेंस भी बता दीजिए, क्योंकि हमें भी उतनी उत्सुकता है जितनी हमारे दर्शकों को होगी कि घर पे जाके मतलब क्या है, क्या वो शीश महल है या? शीश महल मतलब एक महल ही कह सकते हैं उसको, एक लंबा चौड़ी इमारत है, समंदर किनारे हैं, और जैसे उनका वो बैल्कनी का दरवाज़ा खुलता है, पूरी ठंडी ठंडी हवा आती है, समंदर दिखता है, बहुत बढ़िया व्यू है। तो वहाँ जाने का मौका मिला। तो सुबह हम 7 बजे बुलाया था हमको, मॉर्निंग में। अच्छा। तो टाइम के तो बहुत पंक्चुअल है वो, टाइम पे आना होता है, तो सारी चीज़ें वो जो भी होता है मॉर्निंग में होता है उनका। तो मैं ठाणे में रहता हूँ, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। 4, साढ़े 4, 5 बजे फिर घर से निकलता हूँ, तब जाके मैं जूहू पहुँचा। तो पहुँचा 7 बजे, बरोबर शाप पहुँच गए थे। गए हम ऊपर उनके, फिर ऑफिस में बैठे हम जाके, और मैं था, राम कपूर सर थे, गजराज राव थे, सीमा विश्वास मैम थी, सुभाष कपूर सर थे, अक्षय सर और हम। तो हम 6-7 लोग थे वहाँ पे। तो अचानक से हम बैठे थे और अचानक दरवाज़ा खुला। हाँ जी भाई, क्या हाल है? जैसे वो अपने हिसाब से आते हैं, सीधा दरवाज़ा खुला, देखा मैंने अक्षय कुमार, लंबा 6 फुट लंबा गोरा चिट्टा आदमी, और सबसे हाथ मिला रहे। तो मेरी बारी आई, मैं उससे हाथ मिलाया, हाथ बहुत मजबूत है उनका, ऐसे मिलाते हाथ ज़बरदस्त। और क्या हाल है? बोले बढ़िया सर। बैठो सब बैठे, तो रीडिंग वगैरह शुरू की। 1 मिनट में फिर से रोक रहा हूँ यहाँ पर, इसी पॉइंट पर। आप अभिनेता हैं जी, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी, और कोई एक ऐसा इंसान जो अभिनेता नहीं है, जो इंडस्ट्री के बाहर का है, जी। उसको जब अक्षय कुमार के बारे में या किसी भी स्टार के बारे में बोलेंगे तो एकदम अरे अरे। तो क्या आपका भी रिएक्शन वैसे ही था, उतना ही स्टार स्ट्रक? नहीं, उतना नहीं था, लेकिन एक रिस्पेक्ट थी कि अक्षय कुमार को देख रहा हूँ, यूँ ऐसे देखा कि एक बार, मतलब क्या है ना, काम करते करते वो चीज़ मर जाती है अंदर से कहीं ना कहीं। वो एक्साइटमेंट उतना नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना। तो देखा कि अरे यार अक्षय कुमार आए, तो खड़े हो गया, हाथ वाथ मिलाया, और फिर बैठे, फिर रीडिंग वगैरह की हमने। उसके बाद फिर रीडिंग वगैरह हो गई, बातचीत हो गई, कैसे क्या करेंगे, सब सीन हमने किए उनके साथ रीडिंग वगैरह में, वो हो गया। उसके बाद फिर करीब 9, साढ़े 9 बजे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लगा था, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं निकल रहा था, तो वहीं खड़े थे साइड में अक्षय सर। तो उनको नमस्ते किया, और मराठी में एक शब्द बोला कि आपके साथ मुझे काम करके अच्छा लगा। मराठी में बोला कि मला तुमच्यावर भेटून बरं वाटलं। तो उन्हें देखा, अरे तू मराठी है? बोला हाँ। उसके बाद से फिर उन्होंने कभी हिंदी में बात नहीं की मुझसे। अच्छा। मराठी बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ, मराठी तो बात। तो वहाँ से एक बॉन्ड शुरू हुआ उनके साथ, और वो एंड तक था। मतलब कई बार ऐसे बगल में बैठ के एक ही बेंच पे हम बैठते थे और सीन वगैरह कर रहे। तो यहीं बैठे हैं अक्षय सर, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, और सीन वगैरह समझा रहे हैं, सुभाष सर यहाँ से आपको आना है, ये लाइन्स हैं, याद कर लेना, बोल लेना। तो बीच बीच में ना वो देखते थे ऐसे, देख अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो तेरे को एक रिएक्शन दूंगा, तेरे को एक रिएक्शन देना है, तो इन्वॉल्व कर लेते थे सीन में। तो कभी कभी बोलते थे कि एक लाइन तू बोल दे, जैसे उसमें एक लाइन है कि यहाँ चलो, यहाँ का मुजरा चल रहा है क्या, जब वो ठग लेता है अरशद वारसी उनको, बोलते हैं यहाँ क्या मुजरा चल रहा है, चलो भागो यहाँ से। तो एक्चुअली वो लाइन उनकी थी, उन्होंने मुझे दे दी थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कई जगह ऐसा सुना गया है बड़े एक्टर्स के साथ कि वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, कट कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि उल्टा ही है? हाँ, मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरे साथ ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी महसूस कराया मुझे कि मैं एक स्टार हूँ और तुम एक नए एक्टर हो। तो ऐसा वाला फील मुझे कभी नहीं आया सेट पे, कभी नहीं आया। एक और चीज पूछना चाहूंगा, नाश्ता क्या कराया उन्होंने? क्योंकि वो तो बहुत फिटनेस फ्रीक है। हाँ, नहीं हमारे लिए तो जो था नॉर्मल नाश्ता था। अच्छा, फिटनेस वाला नहीं था? नहीं, हमारे लिए फिटनेस वाला नहीं था, जो नॉर्मल जो खाते हैं वो चीज़ वो थी। बस वही है कि मज़ा बहुत आया उनके। और एक दिन क्या हुआ था कि ऐसे हम बैठे थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा ऐसे, बोला कहाँ रहता है? बोला ठाणे में।
ये तेरे को योर पता है क्या? योर हमारे ठाणे में योर आता है, हिल स्टेशन है योर छोटा सा। हाँ बोला हाँ पता है, हाँ वहाँ पे मैं आता रहता हूँ कभी। अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक काम करना, कल एक खिचड़ी बना के लेके आना साबूदाने की। मैंने देखा ऐसे हैं खिचड़ी, आपको खिचड़ी खानी है? बोला हाँ खिचड़ी खानी है। मैंने फिर उनको पूछा कि मजाक तो नहीं करे, मेरे घर की खिचड़ी ये क्यों खाएंगे? आपको खिचड़ी खानी है? हाँ कितना बार बोल खिचड़ी खानी है। विनोद, ये इसको दोबारा से एक बार बोल दीजिए। ये वाले रिएक्शन आप कैमरे पे दे दीजिए। अच्छा, आपका रिएक्शन इतना प्यारा है लेकिन वो उधर चला गया। ठीक है। तो ऐसे बैठे थे, कंधे पे हाथ रखा उन्होंने एक दिन अक्षय सर ने, और बोला कि कहाँ रहता तू? बोला ठाणे में रहता हूँ। अच्छा एक काम करना, खिचड़ी बना के लेकर साबूदाने की, मुझे खानी है। आपको खिचड़ी खानी है? सही में? बोला हाँ मुझे खिचड़ी खानी है। बोला मजाक कर रहे होंगे यार, खिचड़ी इनको मेरे घर की खिचड़ी क्यों खानी है? नहीं तो बना के लेकर मैं खाऊंगा। तो उसमें से सुभाष सर बाहर आए वहाँ से, वो सुन रहे थे माइक पे उनके, तो उन्हें बोला कि हाँ लेके आ बना के खाएंगे। वो बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, क्योंकि भिगानी होती है ना खिचड़ी, जल्दी से बनती नहीं है, उसको कम से कम 4-5 घंटे का टाइम होना चाहिए उसको भिगा के रखने के लिए साबूदाने को। तो बेबी को फ़ोन किया कि अक्षय कुमार सर को खिचड़ी खानी है। बोले क्या पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं, बोला सीरियसली उनको खानी है, उन्होंने बोला मेरे को। वो उन्होंने बोला था तुमको खानी है, तुम बेकार उनका नाम ले रहे हो। हाँ नहीं उनको खानी है। बोला अच्छा एक काम करना, तू भिगा के रख देना, बताऊंगा मैं कैसे बनानी है। उन्होंने बोला था कि तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए और ऑयल कम रखना, ऑयल मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा। तो बोला ठीक है। तो भी बेचारी परेशान थी यार, कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि हमको तीखा खाने की आदत है। तो उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, कैसे नहीं। तो जैसे तैसे उसने बना दी खिचड़ी, और मैं ले गया नेक्स्ट डे। 7 बजे का कॉल टाइम था, 7 बजे जाके उनके बॉय को दे दी मैंने कि सर को खिचड़ी दे देना, उन्होंने मंगाई थी। उसके बाद फिर शॉट लगता है उस टाइम। हाँ उसके बाद फिर आए, और आए बैठे बगल में, बोला सर गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाया। खिचड़ी बहुत बढ़िया थी, मैंने खाई, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, मतलब मेरे घर की खिचड़ी अक्षय कुमार सर ने खाई। मेरी वाइफ को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने मंगाई थी, पर मैंने उनको बोला कि खाई उन्होंने खिचड़ी मंगाई थी, और उन्होंने बोला कि अपनी बेबी को मेरे तरफ से थैंक्स बोलना कि उसने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई थी। तो ये ऐसा कुछ हुआ था माहौल वहाँ पे जॉली के सेट पे, तो मज़ा आया था काम करके। क्या बात है। आपने वाइफ का जिक्र किया जी, उनका, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी ही टफ रही है, जी इसमें एक इमोशनल एंकर की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो समझे इन चीज़ों को। क्या रोल रहा है उनका आपके इसमें? बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब माँ के बाद उसी ने संभाला मुझे। क्या बात। माँ के बाद उसी ने संभाला है, उसने बहुत हेल्प की मुझे। कभी इतनी सी भी तकलीफ़ उसने बताई नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, ये क्या हो रहा है। मैं शूटिंग के लिए बाहर रहता था, ऑडिशन के लिए बाहर रहता था, पूरा दिन घूमना होता था मेरा, तो पूरा दिन माँ के साथ वो रहती थी। मतलब माँ हिल नहीं पाती थी, जो भी उसका कपड़े चेंज कराना है, जो भी चेंज कराना है सारा वो करती थी। सेवा जो भी करना है, लाना है, खिलाना है, सारा वो देखती थी। उसने इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं की कभी कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है या मुझे कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, ये तुम्हारा काम है, तुम देखो, तुम्हारी माँ है, तुम देखो, कभी नहीं बोला उसने। और ये जो आपका कलाकार का जो सफ़र है वो भी बहुत मुश्किलों भरा है, और ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए समझना। तो क्या उनका सपोर्ट रहा है थ्रू आउट इस उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, उसके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाता। अगर मैं ये बोलता कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं काम करना चाहता फिल्म लाइन में, तो सबसे बोलते यार कैसे होगा, बच्चा है, माँ की तबीयत सही नहीं है, तुम एक्टर बनने का सपना देख रहे हो, घर में पैसे नहीं है, कैसे होगा। पर उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक रोटी भी हम शेयर कर लेंगे, कुछ भी होगा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना पैशन जारी रखो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। उसने कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं बताई कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इस काम का, कभी नहीं। उसने हमेशा सपोर्ट किया। एक सच्चा जीवन साथी और अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। आज 15 साल हो गए हमारी शादी को, आज भी हम लोग ऐसे एक है, किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं या कोई मलाल नहीं किसी चीज़ का। क्या नाम है उनका? उसका नाम है कल्पना। कल्पना सूर्यवंशी। तो कल्पना ने आपकी कल्पना को उड़ान दी जी, है ना, कह सकते हैं। जी कह सकते हैं। उसके बिना मैं नहीं आता, यहाँ तक नहीं पहुँचता, जो भी आज पहुँचा हूँ थोड़ा बहुत, उसके सपोर्ट के बिना मैं नहीं आता।
क्या है कि साथी मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा साथी मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। वहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं लगे कटने लगे तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आज तो आप देख ही रहे हैं, आज शादी होती 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। और 6 महीने भी इसीलिए रुकते क्योंकि कोर्ट ने बोला कि 6 महीने तो दो दूसरों को, नहीं तो 2 महीने में अलग हो जाए। कल्पना जी के लिए एक छोटा सा मैसेज। दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह ने सभी सिने प्रेमियों की तरफ से कल्पना जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने विनोद के सपनों को उड़ान दी। तो कल्पना जी के धन्यवाद स्वरूप ये मैसेज है। ये तो हो गई ज्वाली की बात, पर थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे गाड़ी। पंचायत का भी अनुभव हमें जानना है। पंचायत क्योंकि पंचायत आपने एमपी में शूट किया होगा मेरे ख्याल से, है ना? एमपी में कोई गांव है जहाँ पर एक्चुअल लोकेशन है वो? हाँ, एक एक्चुअल लोकेशन महोडिया करके एक गांव है, सीहोर करके एक जिला आता है, उस महोडिया करके गांव है। और गांव भी बड़ा खूबसूरत प्यारा गांव है। और वहाँ के लोग इतने ट्रेन हो गए ना कि एक्शन सुन के रुक जाते हैं। अच्छा। मतलब मैं तीसरा सीजन शूट करने गया था वहाँ पे, बहुत प्यारे लोग हैं, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो लोग 2 सीजन ऑलरेडी वो शूट कर चुके हैं, तो उनको पता है कि एक्शन बोलते रुक जाते हैं वो लोग। वो जो कहते हैं ना हाइजीन, जो हाँ। वो पूरा मेंटेन करते पूरा हैं। पूरा मेंटेन करते हैं। बहुत मैंने देखा नहीं किसी तरह की तकलीफ उस गांव में, कोई आगे कोई बदमाशी की हो, किसी को कुछ बोला हो, कुछ नहीं। परेशान कर रहे हैं। एक्शन सुनते रुक जाते हैं क्या बात है। और कट होते अपना चलने लगते हैं। मतलब इतना ट्रेन हो गया वहाँ के लोग। तो मतलब वहाँ पे गया और बहुत मज़ा आया वहाँ पे। मतलब गर्मी इतनी थी वहाँ पे हाँ, कि पंचायत जो हमारा ऑफिस है हाँ। वहाँ पे कभी कभी दिन में 50 डिग्री टच कर जाता था। नीना गुप्ता जी बेहोश वगैरह हुई हैं उस दौरान। बेहोश हुई हैं? बेहोश हुई हैं शूट करते वक्त, क्योंकि इतनी गर्मी होती है उस वक्त भोपाल वगैरह उस समय में। और मई आप सोच सकते हैं, जनवरी मई फिर मार्च में हम शूट कर रहे थे। और पूरा मैदानी इलाका। पूरा मैदानी इलाका और कुछ है नहीं वहाँ पे, गर्मी बहुत होती है वहाँ पे। तो वो शूट हुआ। तो दरअसल पंचायत का एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। वेदा कैफ़े है वहाँ पे, रोहन आता था, रोहन शर्मा नाम है उसका। उसने उस वक्त TVF ज्वाइन नहीं किया था। वो आता था, उससे हाय हेलो शुरू हुआ था मेरा। 1-1.5 महीने बाद उसका कॉल आता है कि विनोद भाई आपके पास कुछ बढ़िया कॉमिक लिंक है क्या, ऑडिशन लिंक है क्या? बोला हाँ है, ज़रा मुझे भेजोगे प्लीज़, मुझे दिखाने हो। मुझे पता नहीं था उसने TVF ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता था। बोला ठीक है, किसी काम के लिए मांग रहा होगा। भेज दिया मैंने उसको। 1 घंटे बाद उसका कॉल आया कि यार बहुत बढ़िया लगा, सर को दिखाया मैंने। कि कौन से सर को, क्या कर रहे हो? बोला दीपक मिश्रा सर। दीपक मिश्रा सर पंचायत वाले? हाँ हाँ, उनको दिखाया तुमने? किस लिए? यार इसमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है नया सचिव का, उसके लिए उस सर कह रहे हैं कि आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। और उस वक्त वही अभिषेक बैनर्जी की टीम ही कर रही थी पंचायत सीजन 3। तो उन्होंने बोला कि आपका नंबर भेज दिया वहाँ पे, तो आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा, तो आप ऑडिशन कर लेना। 2 दिन थे मेरे पास ऑडिशन के लिए, तो 2 दिन प्रिपेयर किया खुद को, बैक स्टोरी वगैरह बनाई, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे उठता होगा, कैसे बैठता होगा। उसमें से एक चीज़ भी है ना, पैंट ऊपर करता है नीचे करता है, वो चीज़ है, और देखता है इस तरह से। तो उस तरह से बनाया, बैक ऑफ स्टोरी बनाई माइंड में। और फिर 2 दिन बाद मैं चला गया ऑडिशन देने। 2 टेक दिए मैंने, 2 ही टेक दिए। उन्होंने 2 टेक लिए, बोले कि ठीक है बढ़िया है, ओके जाओ। मैं चला गया। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि आप लॉक हो उस कैरेक्टर के लिए। और मज़े की बात है कि सीज़न 1 के लिए मैंने ऑडिशन दिया था पंचायत में। उसमें एक कैरेक्टर था जो दीपक मिश्रा सर ने खुद किया था कैरेक्टर, वो लाइटमैन वाला, झक झक भग 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 झक झक जो बोलते हैं ना, कौन सा लाइट लगाएं जो दूल्हे की बारात आने वाली होती है। वो जो कैरेक्टर था छोटा वाला, वो दीपक मिश्रा सर ने खुद किया था कैरेक्टर। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था सीज़न 1 में, तो उसमें नहीं हुआ। सीज़न 2 में मौका आया था लेकिन नहीं लगा। लेकिन सीज़न 3 में अपने आप काम चल के आया मेरे पास पंचायत का। और ऐसा काम जो याद रहा, जो याद रहा। मतलब सीन लिमिटेड थे, पर वो इतना वायरल हो गया कि मतलब हर लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। तो ऐसे मुझे पंचायत का मुझे मिला था। और जब सेट पे भी गया था तो दीपक मिश्रा सर ने बोला था, देख तू इस गांव में आया है, तेरे पे विधायक का हाथ है, जो तुझे करना है, तू बाप है यहाँ इस गाँव का, तेरे क्योंकि तेरे सर पे तेरे बाप का हाथ है, तो इनको डरा धमका, जो करना है कर, ठीक है, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करना। जो कैरेक्टर दिया है वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो कैरेक्टर है, उस तरह का है, सचिव ऐसा ही होता है गांव का। उन्होंने पूरी छूट दी थी, तो जो करना है कर, जहाँ मुझे लगेगा तो मैं बोल दूंगा तुझे कि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम कर दे, पर उन्होंने कभी नहीं बोला।
तो दुर्गेश हो गए आपके, जीतू भैया हो गए, जी। इन लोग के साथ तो आपके सीन थे? जी, मेरे सीन थे उनके नीना साथ। जी के साथ नहीं नीना जी के साथ भी सीन था मेरा। था? अच्छा। हाँ, एक सीन तो था। क्या अनुभव रहा इन लोगों के साथ काम करने का? ये दिग्गज लोग हैं, इनको देख के सीखना चाहिए हमको। मतलब इस एज में रघु लोग जी। काम कर रहे हैं और इतना परफेक्शन के साथ काम करते हैं वो, मतलब जिस तरह से उनके कैरेक्टर की पकड़ है, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा है, तो बहुत कुछ सीखने वाली, ऑब्जर्व करने वाली बात है कि मैं उनको देख रहा था कि ये लोग किस तरह से अपना काम शुरू करते हैं। मतलब उनकी बातचीत चलती रहती थी सीन शुरू होने से पहले कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अच्छा तू कैसे करेगा, ये करेगा वो करेगा, आपस में हम दोनों बात करते थे, तो मैं वही सुन रहा था। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दुर्गेश भाई NSD से हैं, पास आउट है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें बताई मुझे। विनोद अच्छा करता ही था। उसके बाद फिर ये दो दिग्गज लोग हैं, जैसे नीना जी हैं और अपना रघुवीर सर हैं, तो उन्होंने भी कुछ सिखाया कि देखो ये चीज़ ऐसा होता है। कैरेक्टर एक उसको एक वो होती है उसकी, क्या होती है, एक थॉट होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि सोचना होता है एक कैरेक्टर के बारे में। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, कांस्टेबल ले लिया, टीचर ले लिया, या फिर वो ले लिया, उस थॉट को अगर हम पकड़ लेंगे, उस थॉट को, तो हम वो कैरेक्टर निभा पाएंगे। वो भी वही कहते थे कि सर कैसा हो रहा है मेरा, नहीं बढ़िया कर रहे तो अच्छा लग रहा है, तेरे को देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा, फीडबैक लेते रहते फीडबैक थे? लेता था मैं कि सर कैसे हो रहा है बताइए। सीनियर लेना ज़रूरी है, राइट। कुछ रहेगा तो बता देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने बढ़िया किया। तो मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सेट पे रह के। और कितना 6-7 दिन का शूट था मेरा, अच्छा, वो किया फिर आ गया वापस। तो ऑफ सेट भी वो रहती, बॉन्डिंग रहती है? ऑफ सेट भी आप लोग इंटरेक्ट करते थे या सिर्फ सेट पे ही, और फिर नहीं ऑफ सेट भी, क्योंकि हम एक ही रिसोर्ट वगैरह में रुके थे ना, तो अच्छा। शाम को मिलना खाना पीना होता था, सब साथ में होता साथ में होता था, तो अच्छा एक बॉन्ड हो गया था उनके साथ भी। आज भी मेरा सबके साथ है बॉन्ड है, मतलब दीपक सर के साथ कभी कभी बात हो जाती है, रोहन भी है कभी कभी टच में, विनोद से बात हो जाती है, दुर्गेश भाई तो मिलते रहते हैं, उनसे तो है अपना एक अलग कनेक्शन है दुर्गेश भाई से, तो है टच में हूँ उन सबके में। रघु जी तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। एक दिन गाए थे, एक पार्टी थी हमारी छोटी सी, वही मतलब मेरा शूट था, उसी रात को उन्होंने रखी थी छोटी पार्टी, गेट टुगेदर थी, तो उस दिन बहुत बढ़िया गाना गाया था उन्होंने, तो लाइव उनको सुनने का मौका मिला वहाँ पे, तो मज़ा आया काफ़ी। आपने मीडियम तो सारे किए हैं, एडवर्टाइजिंग एज अ मीडियम आपने वो भी एक्सप्लोर किया हुआ है, OTT फिल्म्स, क्या सब में जर्नी सेम रहती है या एक मीडियम दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है इन टर्म्स ऑफ इमोटिंग? जैसे एडवर्टाइजिंग है, 30 सेकंड में सब कुछ मुझे ऐड मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि 30 सेकंड में आपको बेचना समझाना भी है। हाँ। सारे जो टफ जॉब लगता है मुझे 30 सेकंड वाला जो है, लोगों को लगता है कि ऐड है हाँ वो दिखा दिया, ऐसा नहीं है, वो तो मुझे थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि 30 सेकंड में आपको आपका कंसेप्ट समझाना है लोगों को, वो मुश्किल काम लगता है मुझे। तो क्या उसमें भी उतनी ही प्रेप जाती है कैरेक्टर के लिए? उस पर डायरेक्टर का ऊपर छोड़ डायरेक्टर के देना, ऊपर छोड़ डायरेक्टर के ऊपर छोड़ दो, वो जैसा बोले वैसा करो, वो क्योंकि वो डायरेक्टर का एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो मीडियम है डायरेक्टर का पूरी तरह से। पूरी तरह से, तो उसमें एक्टर का उतना बस है नहीं। 30 सेकंड में आप क्या करके दिखाओगे? 30 सेकंड में आप कौन सी एक्टिंग करके दिखाओगे? हाँ, जैसे मतलब सरेंडर है बेसिकली, सरेंडर है, कर दो, जैसे डायरेक्टर बोला वैसे कर दो काम। और एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ संतुष्टि मिलती है, जहाँ पर आपको पूरी छूट मिल जाती है? क्या OTT? फिल्म फिल्म में लगता है जोर लगता है फिल्म में। और OTT के आने से क्या चेंज देख रहे हैं आप? OTT आने से हम जैसे लोगों को काम मिलना शुरू हुआ है, हम जैसे लोगों, जहाँ मतलब आप शामिल हम कर सबको सकते हैं, बिल्कुल, हम सब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ है। मतलब OTT में क्या है ना कि हर एक कैरेक्टर को के लिए ना एक स्कोप है, छोटा सा भी कैरेक्टर है तो उसके लिए भी एक स्कोप है, तो वो भी आ रहा है तो किसी मकसद से आ रहा है, किसी वजह से आ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है OTT के लिए। मतलब बाकी लोगों के लिए काम खुल गया थोड़ा सा वो कैरेक्टर। और OTT में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, 200 250 300 कैरेक्टर भी होते हैं, एक जब समझो 8 या 9 एपिसोड बन रही है तो उतने कैरेक्टर्स आते हैं उसके अंदर, उसमें थोड़ा सा काम खुल गया लोगों के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है OTT के लिए। काम खुल गया जब आप कहते हैं, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, कि अब OTT की वजह से पहला काम मिलना तो आसान हो गया है, लेकिन उस पहले काम की वजह से ऐसा नहीं है कि काम बहुत सारा आ रहा है, सबको काम मिले जा रहा है, सप्लाई भी बढ़ गई है, तो चैलेंजेस अभी भी हैं? चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, हमेशा ये तो रहेंगे हमेशा। मतलब आपने वो फील्ड चुनी है जो इतनी सरल नहीं है, मुश्किल है, उसमें जो भी आएगा वो आपका है, चाहे सुख आए दुख आए आपका है। राह आपने पकड़ी तो उसमें जो भी आएगा, कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, वो लांग के आपको जाना है वहाँ तक,
तो वही चीज़ है सर, कुछ फिक्स बता नहीं सकते। कोई मतलब ये नहीं बोल सकते कि आज काम है तो कल काम होगा, ऐसा भी नहीं है सर। बस ये निरंतर प्रयास करते रहें, बाकी वो जो ऊपर वाला मालिक जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाए, वो चीज़ है। कितना ज़रूरी है अभिनेता के लिए नई चीज़ें सीखते रहना, नए नए आयाम टच करते रहना? बहुत ज़रूरी कई लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि अरे हमने ये काम कर लिया, अब तो हम पहुंच गए, है। अब हम एक्टर हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जितना सीखोगे उतना कम है सर, सीखते रहना चाहिए लोगों को। सीखते रहोगे तो कहीं पहुंचोगे। और क्या है ना कि वो कहते हैं ना कि एक ही टाइप का अगर काम कर लिया आपने तो फिर दूसरा काम वैसा नहीं आएगा आपको, एक ही टाइप में उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने ये किया तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ नेक्स्ट टाइम में सोचूंगा कुछ बेहतर करूँ, मैं इससे बेहतर करूँ। तो ये आपके लिए भी चैलेंज होगा जी। क्योंकि एक थोड़ा सा टाइपकास्ट भी लोग कर देते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए आप किस तरह से प्रयास करते रहते हैं कि कॉमेडी 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 ही ना हो जाए? मैं मिलता रहता हूँ लोगों को, बताता रहता हूँ कि यार मैंने ये कर लिया है, अब मुझे ये नहीं करना, मुझे थोड़ा सा कुछ अलग दो, थोड़ा सा मुझे अलग दो, मुझे कुछ अलग करना है। जैसे अभी एक आ रही है हेलो बच्चों, TVF की एक सीरीज़ आ रही है नई, तो उसमें मैंने टीचर का कैरेक्टर किया, गाँव का टीचर। वाह। हाँ, तो उनको लगा तो उन्होंने दिया मुझे वो कैरेक्टर, तो वो भी बढ़िया रोल है, एपिसोडिक सीरीज़ है वो। और जनावर जो आपने किया उसमें बड़ा उसकी भी तारीफ हो रही है। जी हाँ, जनावर मुझे मिली थी आकाश पांडे करके, एक हमारे भाई है, उन्होंने उनकी वजह से मुझे मिली थी, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपने कॉमेडी काफ़ी की है, तो ये सोचता मेरा ये रहेगा कि मैं आपको थोड़ा सीरियस कराऊँ इसमें से। बोला ठीक है। तो वैसे ही उनके ज़बान में सरस्वती बैठी थी, उसके एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर है, आप करोगे क्या? बोला हाँ ज़रूर करूँगा। तो उसका भी फिर वही वापस बैक स्टोरी बनाओ, क्या है कहाँ है। उन्होंने बस मुझे एक 4-5 लाइन का वो भेजा था ऑडिशन, इसको बना के भेजो, अब आपके ऊपर है, ऐसा ऐसा है। हाँ चलो ठीक है। उसमें क्या था कि मोतीलाल शर्मा जो है ये अपर कास्ट वाला है, और जो हेमंत कुमार है वो कोटे से आया है, मतलब छोटी जाति का है। और मेरे लिए ये था कि यार मुझे पंडित बना रहे लोग हैं, मतलब मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी कि मैंने ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था, जो ब्राह्मण है, जो लोगों को पसंद नहीं करता चीज़ें। और मैं बोला यार ये कैसा कैरेक्टर आ गया मेरे पास। तो ऑडिशन तो मैंने बना के भेज दिया। उसके बाद जब डायरेक्टर से मीटिंग हुई मेरी, तो उन्होंने समझाया कि क्या किरदार है, ऐसा ऐसा है, उनको ऐसा ऐसा करना है, जात पात को मानता है। क्योंकि उसमें एक सीन है जब वो खाना खा रहे होते हैं कि इसको वेज खाना चाहिए और बाकी लोग नॉन वेज खा रहे होते हैं, तो हल्का सा केले के ऊपर पत्ते पे हल्का सा खून लग जाता है बलि का, चिढ़ जाता है, बोलते ओरी मोरी मैया मरो धर्म भ्रष्ट कर दिया रे, अब का हो धरती फट जाए रे, ये वो, तो उसको चाटा मारता। तो उस तरह का ख्याल का आदमी है ये। तो उसके लिए भी काफ़ी मुझे सोचना पड़ा कैसे करूँ इसको, क्या करूँ। फिर बाद में कुछ लोगों को देखा था मैंने, हमारे गांव में एक जगह थी जहाँ पे हम खाना खाने गए थे, मैं छोटा था तभी, 7 साल का होऊंगा कुछ, आज भी वो प्रथा है हमारे गांव में। जहाँ हम होटल में खा रहे थे उसमें 2 सेक्शन थे, इस तरफ वो लोग बैठेंगे उच्च जाति के, एक तरफ छोटी जाति के लोग बैठेंगे। हाँ ये आज भी है। तो इस तरफ हमको बिठाया था क्योंकि हम छोटी जाति से आते, बिठा दिया, हमने खाया हुआ है तो प्लेट्स हमको ही धोनी है, जो हमने खाया है वो प्लेट्स हम ही धोएंगे। ये रेस्टोरेंट में हो रहा है, होटल? यस, ये बचपन की बात बता रहा हूँ। उसके बाद वो धो, मैं बोला पापा हम क्यों धो रहे हैं, क्योंकि हमें मुंबई में हमने ये देखा नहीं था सिस्टम, हम तो यहाँ खाते थे और प्लेट छोड़ देते थे। वो बोलते बेटा गांव में ऐसे ही होता है, हमको धो के देना पड़ेगा इसको। तो धो के दिया मेरे पिताजी ने उनको। मंदिर में भी हमको अलाउ नहीं है, हम मंदिर में नहीं जा सकते अभी भी नहीं जा सकते। गाँव का एक मंदिर है हनुमान जी का, उसके बाहर हमको खड़े रह के तेल देना पड़ता है, वो सब देना पड़ता है, हमको अलाउ नहीं है अंदर मंदिर के अंदर। वहाँ पे 2 बस्ती है गांव में, एक बस्ती में दलित बसे हैं, एक बस्ती में ऊपर के लोग बसे। तो जो दलित की बस्ती वो अलग है और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी बस्ती अलग है। तो उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ पे मंदिर आता है, तो मंदिर के हम बाहर खड़े रह के हाथ जोड़ सकते, हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना सर, ऑब्जर्वेशन ही तो है ये लाइफ में जो किरदार हम निभाते। तो ये वहाँ से है।
एक आखिरी सवाल जाते जाते, समय मुझे ही थोड़ी सी जल्दी है वरना एक बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। आखिरी सवाल ये है कि कई बार किसी एक ढांचे में जब आपको ढाल दिया जाता है तो कई बार खुद की बिलीफ भी हैम्पर होती है, खुद को भी लगने लगता है शायद मैं यही कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये करवाया जा रहा है। कभी ये ख्याल आया, लिमिटिंग थॉट जिसे कहते हैं, अपनी काबिलियत पे थोड़ा सा एक सवालिया निशान आया हो कभी? कभी कभी होता है, ऐसे लगता है कि यार क्या इसके मैं यही करूं या फिर इसके आगे भी कभी बढ़ूं, है ना। कभी कभी लगता है ऐसे। पर जिस तरह से मैंने सोचा ना लाइफ में कि एक स्टेप ऊपर, मैंने हमेशा जो चेंज किया चीज़ों को। जैसे मैं वन डे टुडे करता था, फिर वन डे टुडे छोड़ दिया, उसके बाद सोचा कि मैं भी करूँगा तो 10 या 15 दिन वाले कंटिन्यूटी वाले कैरेक्टर करूँगा। तो चीज़ें मैं अपने साथ में ब्रेक करता रहा उस चीज़ों को। तो मैंने 10 से 15 दिन का काम पकड़ा, फिर मैंने टीवी छोड़ा, फिर मैं बोला कि मैं ऐड करूँगा, तो मैं ऐड फिल्म्स करने लगा। फिर ऐड फिल्म करने लगा तो मोन्टाजेस वगैरह मिलते थे। मोन्टाजेस मतलब जो 1 सेकंड के लिए आता है वो चला जाता है, उसका पार्ट होता है वो ऐड में, पर वो मेन कैरेक्टर नहीं होता। मेन कैरेक्टर कोई और होता है। तो बोले मोन्टाजेस नहीं करूँगा, मेन कैरेक्टर करूँगा मैं। तो मैं ऐड में मेन कैरेक्टर करने लगा। उसके बाद फिर फिल्मों में जब आया तो बोला 1 सीन करूँगा, 2 सीन करूँगा। उसके बाद बोला 1-2 सीन मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और थोड़ा बढ़िया बेहतर दूंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चेंज करते आया हूँ अपने आप को, जब से मैंने शुरू किया काम, थोड़ा थोड़ा तो करके। तो वो बिलीव है मेरे अंदर कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, और वो करके दिखाऊंगा, और करके दिखाऊंगा। आपके लिए बस एक तो ये लाइनें याद आती हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाँ बनाने की, और यकीन है हमें ये जंग ज़िद जीत जाने की। क्या बात है। ये जो आपका अभिनय का सफ़र है, ज़िंदगी की जो जंग है, उसमें आप निरंतर जीतते आए हैं और जीतते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।